नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। कल यानी 25 मई को छठे चरण का मतदान होना है। इसी दिन हरियाणा की भी 10 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव के अंतिम दौर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के स्टार प्रचारकों ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ रैलियां की और रोड शो किए। आज हम विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों के भाषणों और चुनावी माहौल पर चर्चा करेंगे, वो भी कत्ल की रात की पूर्व संध्या में। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार केबी पंडित। वे 5 दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता में हैं। पंडित जी, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। आपसे सबसे पहला सवाल है, मतदान के पहले की रात को कत्ल की रात क्यों कहते हैं? चुनाव की जी पहले अंतिम दिन की रात को जी कत्ल की रात इसलिए कहते हैं कि इस समय निर्णायक चिंतन करने का समय होता है। जी चुनाव प्रचार थम जाता है। लोग उस समय में बदलने के लिए, पासा बदलने के लिए, लोगों को विन ओवर करने के लिए शराब, पैसा सब बांटने का प्रयास होता है। इसलिए इसको आमतौर पर कत्ल की रात कहते हैं कि ये इस दिन खेल कर लो जो करना है, अंतिम अवसर है ये। तो प्रत्याशी पॉलिटिकल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो देवता तो होते नहीं, वो शाम दंड भेदभाव सब कुछ खेलते हैं। खेल ये खेल खेलने के अवसर को, खेल खेलने के मौके को वो कत्ल की रात ही कहते हैं। अब आज रात को खेल लो जो कुछ है, सुबह तो वोटिंग हो जाएगी। मतलब जो गरीब बस्तियां हैं उनमें आमतौर पे रुपया और शराब इत्यादि सब बांटी जाती हैं, तो इसलिए कत्ल की रात बोलते हैं। तो ये हमारे लोकतंत्र के पवित्रता पर एक तरह से दाग है और ये दाग मिटना चाहिए। पंडित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने 4 चुनावी रैलियों को हरियाणा में संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के स्टार प्रचारकों राहुल और प्रियंका ने भी राज्य में 2 रैलियों में शिरकत की। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं के जो भाषण थे उनको आप किस नजरिए से देखते? देखो, भाषण तो नेता जो स्टार प्रचारक है, प्रचारक है, एक ही बात के लिए देता कि जनता को अपने मुद्दों से उनके विन ओवर करना, काबू करना, अपने पक्ष में लाना। और उसी उद्देश्य को रखकर कोई भी राजनेता, प्रचारक, मुख्य प्रचारक, कुछ नाम रख दो उसका, स्टार प्रचारक, वो अपनी बात कहता है। तो मोदी ने जब हरियाणा का टूर किया, या अमित शाह ने जो टूर किया, या JP नड्डा ने जो टूर किया, या राजनाथ सिंह जी आए, यही इनके मुख्य प्रचारक थे। तो उनका एक ही चीज का ध्यान था कि हमारे मुद्दों में हम तो जनता का कल्याण कर सकते हैं। पहली चीज उन्होंने ये, किसान प्रधान राज्य है हरियाणा, किसानों की संख्या ज्यादा और किसान आंदोलन ताजा हुआ था। और फिर दूसरे शंभू बॉर्डर का कोई तनावपूर्ण स्थिति थी, तो उनको ये आशंका थी किसान नाराज है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने सबने अपनी बात में एक चीज कही कि उन्होंने ये नहीं कहा कि MSP की गारंटी देंगे। उन्होंने तर्क रखा जनता का ध्यान बटाने के लिए कि हमने इतने MSP, इतने लाख का, इतने करोड़ का बांटा है इस साल में, 10 साल में, पिछले सालों में, इसी तरह की बातें कही। तो पहली चीज तो उनकी ये थी। दूसरे, उनके पास कोई मुद्दा होता नहीं बीजेपी के पास। अब आखिरी दिनों में मुद्दे नहीं बचे तो वो तनावपूर्ण बात करते हैं। कमाल ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगते हैं, धांधलेबाजी के उन पर लगते हैं, सांप्रदायिक के उन पर। अब वो कांग्रेस पर लगाने लग गए। अब कांग्रेस सांप्रदायिक फैलाएगी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुसलमानों को प्रभावित करने के लिए है, फलाना है, ये है वो। तो वो जो प्रचार का ढंग है बीजेपी का, वो भोंडा, मेरे अनुसार भोंडा है ढंग। अच्छे तर्क ये हैं, 10 साल जिसने राज किया तो अपनी वो सफलताओं की, अपने जो उन्होंने अच्छे वादे पूरे करे हैं उनके बारे में उठाते मुद्दे, वो मुद्दे तो उठाए उन्होंने, वो मुद्दे तो उठाए नहीं। अब वो कह रहे हैं किसानों को हमने MSP से गेहूं खरीद लिया, धान खरीद लिया। उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, हरियाणा पंजाब 2 पहले राज्य हैं देश के जिनके यहाँ संगठित रिकॉग्नाइज मंडियां हैं।
जी। वहाँ किसान इकट्ठा होता है, मंडियों की जगह भी बनी हुई है, खरीदारी भी वहाँ खुलेआम होती है, तो वहाँ तो एमएसपी देना ही पड़ेगा। जी। लेकिन वो एमएसपी की गारंटी इसको कहते हैं कि जब वही गारंटी तो हरियाणा में मिलेगी, वही बिहार में मिलेगी, वही उत्तर प्रदेश में मिलेगी। हमारे वहीं साथ इसके यहाँ विपरीत समझ है। वहीं इसके विपरीत जो है हम्म। राहुल और प्रियंका ने भी चुनाव प्रचार किया। हाँ, उनके मुद्दे हैं, उनके जो भाषण हैं, उनको किस तरह से देखते उनको ना उनका उनका भाषण ये भी, वो सब किसान प्रधान है, हमारा किसानों का है, हरियाणा में ज्यादा किसानों की संख्या। तो उन्होंने हैं? किसानों को केंद्रित करके ही कहा कि हम जब आएंगे तो आपको एमएसपी भी देंगे, आपके कर्जे भी माफ करेंगे। जी। और फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का देंगे। जी। फिर उन्होंने गरीब महिलाओं का शब्द यूज करते हैं, गरीब महिलाओं की जब छटनी होगी कितनी होगी ये तो समय बताएगा। क्योंकि हम्म। एक समय में क्या था, जो देवलाल ने 1987 में जब जीता तो ये जी। वादा करा था किसानों के कर्जे माफ होंगे। जी। लाखों रुपए लेने वाले किसान भी बड़े इकट्ठे हो गए ताव से। और जब बारी कर्जा माफ करने की बारी आई तो ब्यूरोक्रेसी के बड़े दबाव चक्कर के बाद 10-10 हजार किसानों का कर्जा माफ किया। अब ये जी। जिस तरह से बात कर रहे हैं इसमें अभी ये संख्या नहीं खोली इतने को कर्जा माफ कर देंगे। जी। ये भी घुमावदार भाषा कह रहे हैं कि हम आपका कर्जा माफ कर। जी। तो वो मतलब ये है कि जनता को कोई साफ साफ नहीं बताना चाहता। दोनों पार्टियां जो है अलग अलग तरीके से खेलने की कोशिश करती है, बरगलाने की कोशिश करती लेकिन है। एक बात इन्होंने साफ करे कि और एमएसपी क्षेत्रीय की लीगल पार्टियां गारंटी। जो क्षेत्रीय एमएसपी पार्टियां हैं, उनका तो कहना ही क्या है। ना, क्षेत्रीय पार्टी को छोड़ दोगे तो बड़ी पार्टियों की बात है। तो एमएसपी भी उन्होंने बारे में अपने मैनिफेस्टो में खास लिखा है। और हम्म। उसमें लिखा है कि हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। जी। हम उनको जो दूसरी जो और कंडीशन है उनके अनुसार उनके फसलों के भाव तय करेंगे। पंडित तो जी, वो हरियाणा में जो है वो अग्निवीर का मुद्दा बड़ा हावी होना चाहिए था, लेकिन हाँ, प्रभावी नहीं है उतना, लगता कहीं। नहीं नहीं, प्रभावित तो करता है। जब राहुल ने और प्रियंका ने भाषण दिए, अग्निवीर का नाम लिया और जी। हम इसको पाड़ के भगा देंगे, इसको लागू नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, तो लोगों ने उस समय जो जनता सुन रही थी तालियां बजा के स्वागत किया। जी। तो मुद्दा तो है किसानों के मन में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये मुद्दा असर करता है। क्योंकि जी। वो तो फौज में जाने की कल्पना करता है ना, जो बच्चा 10वीं 11वीं पास करते था फौज में जाऊंगा। अब अग्निवीर के सारे इन्होंने 4 साल की कर दी, पेंशन भी उसके साथ नहीं मिलेगी, दूसरी सुविधाएं भी नहीं मिलेगी। अगर जी। बॉर्डर पर शहीद हो जाता तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। वो सारी बातें जनता चिंतन करती है, विचार करती है। और उसका संकेत हमको जब मिलता है, जब भाषण दिया, तो चाहे वो भाषण दिया गया हो चरखी दादरी में, चाहे वो सोनीपत में दिया गया हो, प्रियंका का पानीपत में दिया गया हो, सिरसा में तो उसका रोड शो था, तो पंडित तालियां जी, बजाई लोगों ने। बिल्कुल ठीक बात है। पंडित जी, 2024 के चुनाव को पहले के चुनाव की अपेक्षा किस तरह से अलग रूप में देखते हैं आप? देखो, पहले तो चुनाव जब होते थे तो बड़ी गहमा गहमी होती थी, रात दिन जी। गलियों में प्रचार चलता, लाउड स्पीकर बजते थे, पोस्टर लगते थे, झंडे लगते थे। अब चुनाव आयोग की सख्ती के कारण हुआ शायद ये। अब ये आम बात होगी कि वो, अब चुनाव जब हरियाणा में घूमोगे तो ऐसा नहीं लगता है चुनाव का माहौल है, शांत, हाँ। सब कुछ शांत। बड़े लग रहे हैं, वरना गांव में होर्डिंग वोर्डिंग नहीं लगे, पोस्टरबाजी नहीं हुई। तो अब वो चुनाव, पहला डिफरेंस तो ये हुआ। दूसरा चुनाव है, अब पिछले में पुलगामा हुआ था, लोगों के मन में था। इस बार जो है साइलेंट है वोटर, ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल शांति है, उदासीन है मतदाता। ये नई बात लगी मतदाता को। मुझे तो लगता है लो टर्न आउट होगा, कारण कि तब मतदाता में वो जोश नहीं, खरोश नहीं, चाव नहीं जो चुनाव के होता है उन दिनों में कुछ नहीं। सब आदमी हो चुनाव एक फॉर्मेलिटी के रूप में ले रहे हैं, कर देंगे। और मुझे ये लगता है कि ये उदासीनता जो है ये यहाँ तक ना आ जाए, कहीं वोट ही देने ना जाए लोग, 50% से नीचे रह जाए। जी। इस बार तीसरी चीज, हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार के दौरान खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके हाँ पीछे वो क्या कारण है और उनका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? इसका असर काफी पड़ा है।
जी। और वो काफी इसलिए पड़ा है कि हरियाणा की सरकार और खासकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पहले तो दिल्ली जाने से किसानों को रोका। जी। जीटी रोड का जो मेन सड़क पे यही थी, हम्म। वो बीच से सड़कें खुदवा दी, फिर वो बैरिकेड्स लगवा दी, फिर लोहे के बैरिकेड लगा दिए, सीमेंट के लगवा दिए। वो हम्म। सारी चीजें पहले तो ये की, और इस बार ठीक। सिम्बू बॉर्डर पर जो हुआ उसमें कीले गड़वा दी, और वो जो है तो, और उन पर उनको धमकी दी गई, हम बंद कर देंगे, गोलियां चला देंगे, और उन्होंने अश्रु गैस के गोले भी फेंके। किसान नाराज हैं उसके साथ, तो इसलिए इस बार किसानों की नाराजगी दूर तक दिखाई दी। हरियाणा जी। में एक चीज और हुई, हाँ। कैशलेस लागू करेंगे, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 1 साल पहले घोषणा कर दी। और जी। उन्होंने कहा कि 5.5 लाख एम्प्लॉइज, और इस एम्प्लॉइज के साथ जब होगा तो पत्रकारों को वो कैशलेस देंगे। ये घोषणा चलती रही लंबे समय से, जी। और जी। आखिर में वो योजना लागू नहीं, इसलिए सरकारी कर्मचारी दूसरी मांगों के अलावा इस बात से भी सरकार से नाराज है। अब वो कैशलेस योजना, यानी 5 लाख रुपए का बीमा प्रोटेक्शन नहीं मिला किसान उनको, सरकारी कर्मचारी। जी। फिर तीसरी पंडित जी, चीज ये हुई सभी पार्टियों के बड़े नेताओं और उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को मनाने के लिए खूब जोर लगाया सभी पार्टियों ने, लेकिन आखिर में राजनीतिक दल डेरों और मठों के शरण में पहुंच गए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, राजनीतिक पार्टियों को जब जब किसान मतदाता, ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं में उत्साह नजर नहीं आया, तो वो जी। राजनेता तो कुछ तो प्रपंच रचेंगे ही। तो हाँ। उन्होंने अपने प्रभावित करने के लिए वो जो करना चाहिए उन्होंने किया। लेकिन हाँ। मुझे नहीं लगता कि जनता ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा प्रचार का प्रभाव पड़ा हो, नेताओं की कोई बात का प्रभाव पड़ा हो। अब हरियाणा का मतदाता बहुत जागरूक है, समझदार है, उसने अपने बारे में फैसला ले रखा किसको वोट देंगे। और एक बात ये पक्की है, यानी जो वो कहते हैं ना, ठोस बात, थम थम बात, ये मोटी बात यही है, आज का किसान सरकार से खुश नहीं है। आज के लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लेकिन लोग खुश सवाल नहीं है। केवल किसान का नहीं है। कई बड़े बड़े डेरे हैं, हम्म, उनके बहुत सारे, बहुत बड़ी संख्या में शिष्य हैं। और डेरे पहले भी, जैसे डेरा सिरसा सौदा सिरसा, हमेशा हर साल जो है, हर चुनाव के समय एक अपनी सूचना अपने अनुयायियों के को भेजता रहा है कि भाई किसको वोट देना है, चाहे उसको साइलेंट रह करके करना पड़े, वो हमेशा इशारा करते हैं। नहीं, आज आज दोपहर को सूचना आई है, डेरे वाले ने बीजेपी को समर्थन करने की घोषणा की, जी। सच्चा डेरे वाले ने। हाँ। और हाँ। इसी तरह दूसरे धर्म के लोग भी, कोई कोई दबी जुबान से, कोई खुले रूप में, क्योंकि राजनेताओं को लगता है कि इनके पास वोटों की संख्या है, लाखों में, किसी के पास हजारों में है, हाँ। ये हाँ। प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, धर्म एक अफीम है, हम्म। मार्क्स ने लिखा, कार्ल मार्क्स ने, तो लोगों पर असर करती है। और इसमें एक चीज और है, जैसे नवीन जिंदाल ने तो धार्मिक संप्रदाय के उसको बुला रखा था कथा कहने के लिए, और हाँ। वो अपने भाषण के दौरान नवीन जिंदल की बड़ाई कर रहा है। वो हाँ। जय किशोरी वहां कैथल में बैठी थी, वो आवाज। हरियाणा में चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद आप विभिन्न पार्टियों के घटते बढ़ते प्रभाव को किस तरह से लेते हैं, उसका आकलन किस तरह से करते हैं? देखो, चुनाव में जब पार्टियां अपने मुद्दे रखती हैं, एजेंडा रखती हैं, जी। तो पार्टियां ये प्रयास करती है कि जनता उसके एजेंडे को स्वीकार कर ले और जी। उसे अधिकाधिक समर्थन मिले। जी। इस बार जो है, हरियाणा के जब चुनाव हुए हैं, हम्म। इन चुनाव में एक बात देखने को मिली, एक तो आम मतदाता उदासीन है, ठीक। दूसरे राजनीतिक पार्टियों का प्रचार भी आखिरी 10 दिन में जोर पकड़ा। जी। स्टार्ट में तो लगा ही नहीं, क्योंकि हाँ। रूलिंग पार्टी तो इसी में जुड़ी रही। किसान नाराज हैं, कहीं सरपंच नाराज हैं, कहीं सरकारी कर्मचारी नाराज हैं, आंगनबाड़ी वर्कर नाराज हैं, जी। तो आशा वर्कर भी ये सारी चीजों पर लगी रही। तो जी। आखिरी दिनों में जोर पकड़ा राजनीतिक पार्टियों ने, और फिर अपने मुद्दे रखे। जी। उसमें रूलिंग पार्टी ने तो ये मुद्दा रखा कि हम जनता के हित के काम करते हैं, उन्हें फ्री राशन देते हैं, उन किसानों को सम्मान निधि देते हैं, और
समाज के सभी वर्गों के कल्याण की बात करते हैं जी। जबकि कांग्रेस ने मुद्दा रखा कि ये कुछ नहीं करते, सब दिखावटी है। क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि 15 लाख रुपए आपके खातों में आए, वो बोले नहीं आए। 2 करोड़ नौकरी लगी, नहीं लगी। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो दावा करते हैं उनके दावे झूठे हैं। ये कांग्रेस के प्रचार का आधार था। फिर उन्होंने किसानों को लुभाने के लिए कहा जब हम सत्ता में आएंगे तो लीगल गारंटी देंगे एमएसपी की। दूसरी बात कही हम आप उनके कर्जे माफ कर देंगे। तीसरी बात कही अभी आपको जो भी सुविधाएं होगी, कर्ज की स्थिति होगी, आपको जो बीमा प्रोटेक्शन मिलती है उसमें भी ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आपको आसानी से बीमे की फसल की भरपाई, नुकसान की भरपाई हो जाए। और पंडित जी, बीजेपी प्रभाव क्या पड़ा, लोगों पर क्या इम्पैक्ट देखने में आया? दोनों पार्टियों का लोगों पर क्या इम्पैक्ट देखने में आया? हाँ, वो तो लो प्रचार तो ये था वो जोश खरोश नहीं है मतदाताओं में, और पार्टियों में भी वैसा उत्साह नहीं है। पहले वाला जो चुनाव की तामझाम होती थी, चकाचौंध होती थी, रात दिन लाउड स्पीकर चलते थे, झंडे लगते थे, फोटो मिलते थे, गली गली में कार्यकर्ता घूमते थे, देते थे। मुझे तो ये पता है कि आज मैं इस समय तक मेरे को पर्चियां नहीं आई, वोट डालनी है कल सुबह। विभिन्न राजनीतिक दलों की ये स्थिरता है, अब पर्चियां घरों तक नहीं पहुंची। तो इसलिए क्या है कि वो माहौल तो जहाँ मतदाता उदासीन है वह पॉलिटिकल पार्टीज भी सजग नहीं है, या उनके कैडर इतना तैयारी में नहीं है कि तुरंत सारी चीजों को पहुंचा दे। एक चीज तो ये मुख्य बात देखना है। ये मानी जा रही है कि 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसके बावजूद हरियाणा में चुनावी माहौल गर्म ना दिखना, इसके क्या संकेत है? इसका वो है, एक तो ये है कि आम मतदाता ये सोचता है पॉलिटिकल पार्टीज को ही आते जाते रहते हैं, वादे करते रहते हैं। क्योंकि मतदाता ये नहीं कह रहे, कोई अट्रैक्शन वाली कोई आकर्षण जो लगता हो वो नहीं लगता। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने मुद्दे घुमावदार करके, रूलिंग पार्टी तो पक्के वादे करने की स्थिति में नहीं है। मोदी की गारंटी में सब कुछ दे रखा उन्होंने, और इन्होंने जो वादे करने वो भविष्य में लटके हुए हैं। अब हम आएंगे तो हम ये देंगे, हम आएंगे तो ये देंगे। इसलिए क्या है, अभी तक मतदाता असमंजस की स्थिति में है। और जो आखिरी दिनों में जो चुपचाप बैठे हैं, 8-10% बैठे रहते हैं, आखिरी में वो कुछ बता ही नहीं रहे अपने मन की बात। अब विधानसभा चुनाव की बात है, जैसा आपने कहा, विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल है। इसमें अगर बीजेपी और कांग्रेस के बीच 5-5 सीटों का बंटवारा हो गया तो ये मान के चलिए फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी, ये माहौल पैदा हो जाएगा। अब ये अभी तो चुनाव हो, परिणाम आए, उसके बाद ही इस बारे में संभावना देखनी पड़ेगी। लेकिन ये निश्चित है, अब ये चुनाव के परिणाम जो हैं विधानसभा चुनाव पर प्रभावित करेंगे और पूरी तरह करेंगे। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत आभार। सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि वे मतदान अवश्य करें। आपका वोट लोकतंत्र के लिए बेशकीमती है। आपके वोट से देश की भावी सरकार बनेगी जो अगले 5 साल देश की बागडोर संभालेगी और तमाम महत्वपूर्ण फैसले लेगी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जल्द फिर हाजिर होंगे चुनाव की बदलती हुई स्थितियों के विश्लेषण के साथ। नमस्कार।